शुरू करिए जैसे जिस अंदाज में आप सुनाना दीपू चाहें। नमस्कार। नमस्ते। दोनों कहानियां बहुत अच्छी थी। मैंने पहले मैंने एक मेरा जो मैंने खुद लिखी थी, नाटक लिखा था, उसको चुना था। पर बाद में मैंने ये कहानी का सेशन चलता है तो फिर सोचा कि चलो, सर ने भी, सुधीर जी ने भी बताया कि आप कहानी ही चुनिए। तो दो तीन छोटी छोटी कहानियां हैं, बच्चों को लेकर ही है ये कहानियां। और एकलव्य प्रकाशन और एकतारा की है। पहली कहानी मैं पढ़ूंगी, प्यारी मैडम, मेरी प्यारी मैडम। ये कहानी छोटे छोटे खत है इसमें, जो एक प्यारी सी बच्ची ने अपनी मैडम को लिखे हैं। खतों से बुनी एक कहानी जो एक छोटी बच्ची लिख रही है अपनी मैडम को। इन खतों में खुशी है, प्यार है, गुस्सा है, शरारत है और ढेरों सवाल है हम सबके लिए। तो कहानी मैं शुरू कर रही हूँ अभी। प्यारी मैडम, कल हमारे यहाँ कर्मा नाच वाले आए थे और उन्होंने पूरी रात नाचा गाया। जब सुबह का उजाला आने लगा तब तो हम घर पे जाकर सोए हैं। उसमें भी कुछ देर में लेटकर नाच के बारे में ही सोचती रही। फिर टाइम पर नहीं उठ पाई, इसलिए स्कूल नहीं आई। शाम को एक बार चक्कर लगाया था, पर तब तक स्कूल बंद हो गया था, इसलिए चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। अब कल ही आऊंगी। प्यारी मैडम, मैं सच बता रही हूँ, हमारी जमीन में कोई लोग खदान खोदने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पड़ोस वाले काका की तो रात में आकर खोद भी ली। अब उनको बोल रहे हैं कि आकर पैसा ले जाओ। उनका मन नहीं था बेचने का, पर फिर भी बेचनी पड़ी। मेरे माँ पापा बहुत परेशान है। कह रहे थे हमने तो आधी जमीन बेची थी, गांव के अंदर की जमीन तो बेची, फिर भी खदान अंदर की जमीन में कैसे घुस गई। रोज यही बात करते हैं। कंपनी वालों ने धोखा दिया। प्यारी मैडम, स्कूल में बड़े सर तो रोज बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही दुनिया को सुधारेंगे, पर कंपनी वाले लोग भी तो पढ़े लिखे हैं ना। फिर वो अनपढ़ लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं। पापा उस दिन कह रहे थे कि सबसे बड़ा चोर तो पढ़ा लिखा इंसान है, अनपढ़ तो छोटी मोटी चोरी ही कर सकता है, बड़ी बड़ी चोरी तो पढ़े लिखे लोग करते हैं। ठीक कहते हैं क्या। तुम तो हमें पढ़ाती जा रही हो, तो कोई चोरी थोड़ी ना कराओगी बाद में। प्यारी मैडम, कल तो सारे गांव वाले हड़ताल कर रहे थे रोड के सामने। जिन लोगों की जमीन बेची थी उनके घर से एक एक को नौकरी दो बोल के। और वहां का साहब बोल रहा था कि नौकरी तो दो दी थी तुम लोगों को, करनी नहीं आती तो हम क्या करें। पढ़े लिखे को ही तो नौकरी देंगे, बाकी को मजदूरी का काम करना पड़ेगा। लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे। क्या हम लोग कुछ भी नहीं, जो हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनते। तुम हमेशा बोलती हो कि ये सब पे ध्यान मत दो, बस पढ़ाई करो, पर मेरा ध्यान तो भटकता रहता है। प्यारी मैडम, माँ बाकी लोगों को रैली में चलने को कह रही थी, पर बाकी औरतें कह रही थी कि काम पे जाना है, पैसा कमाना है। तो वो बोली, अरे पैसा कमाते कमाते बाप दादा मर गए, पर उनसे क्या बदला है क्या, जैसे थे वैसे ही है। अब कुछ और करो, इतिहास रचो। वो हमेशा ढांचा तोड़ो बोलती रहती है, और जब मुझसे कुछ टूटता है तो मुझे बहुत डांटती है। प्यारी मैडम, आजकल लोग कहते रहते हैं कि माँ को पुलिस उठाकर ले जाएगी। मुझे बहुत डर लगता है, क्या सच में ले जाएगी। प्यारी मैडम, कभी कभी जब माँ गांव गांव मीटिंग करके आती है तो बहुत थक जाती है और मुझे डांटती है, क्या हाल कर लिया है, सफाई क्यों नहीं रखती। उस दिन मुझे बिठा के बाल से जुएं निकालने लगी। उतने में सोमा ने मुझे चिकोटी काट दी। मैंने उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो माँ की चाय गिर गई। माँ को गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने को आई। उतने में सोमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, मत मारो माँ, मत मारो, मैं तुम्हारी छोटी सी बेटी हूँ और वो मोटी सी, मत मारो ना माँ। माँ तो हंसने लग गई और बोली, पता नहीं कब बड़े होंगे ये। फिर चाय का कप सीधा करके पानी भरने चली गई। वापस आई तो मैं आंगन झाड़ रही थी। वो 2 मिनट चटाई में लेटी तो सो ही गई। मैंने पूरा खाना बनाया और फिर उसे जगाया, बोला, खाना खा लो फिर सो जाना। उठ के बैठते ही बोलने लगी, तू तो मेरी माँ है रे, और रोने जैसी हो गई। बड़े लोगों का अजीब है,
कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आपकी माँ कहाँ रहती है मैडम? आपने तो बताया ही नहीं। प्यारी मैडम, माँ जब घर आती है तो मैं उसको सब बताती रहती हूँ। माँ तुझे पता है आज तेरी बेटी ने क्या किया? मेरी बेटी क्या बोलती रहती है? तेरी बहन नहीं है क्या? मेरी बहन नहीं है, मैं बोलती हूँ। तुम नहीं होती हो तो पता है ये क्या करती है? जहां जहां तुम जाने को मना करती हो वहां जाती है। जो करने को मना करती हो वही करती है। पर जब तुम आती हो तो उसे बिल्कुल नहीं डांटती। पापा की तो वो चमची है, तो उसे कोई बोलने वाला ही नहीं है। सच बोल रही हूँ माँ, वो बहुत बिगड़ गई है। कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती होगी। अभी से चेता रही हूँ, उस पर ध्यान रखना। माँ तो ऐसे हंसने लग गई जैसे कोई चुटकुला हो। आपको भी बता दे रही हूँ मैडम, ये सब ठीक नहीं है। अब आगे कुछ भी हो मुझसे मत पूछना। प्यारी मैडम, आप अपना ध्यान रखना। सुना है आपको बुखार है? 2 दिन हमने बहुत मस्ती की, सारे दिन मैदान में खेला। मयंक सर बोले मैं 2-2 क्लास का ध्यान नहीं रख सकता, तो हमारी स्कूल के अंदर ही छुट्टी हो गई। मेरी माँ तो काढ़ा बनाती है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं। आप भी बनाकर पी लेना, जल्दी अच्छे हो जाओगे। पर वापस आराम से आना, पूरे ठीक होने के बाद ही। हमारी फिक्र मत करना, हम तो बहुत मजे में हैं। प्यारी मैडम, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्या रखा है पढ़ाई में? पापा भी यही बोल रहे थे। आप तो कहती हो पढ़ाई करने से हमारा जीवन बदल जाएगा, पर हमारा खेत छिन जाएगा तो जीवन तो वैसे ही बदलना है। कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? प्यारी मैडम, आज मैं बड़े लोगों की क्लास में गई। कुछ लोग तो इतने खुश हो रहे थे पढ़कर। माँ इतनी खुश हो रही थी, जो शब्द लिखे थे उन्हें पढ़कर उसने लिखा, हम लड़ेंगे। कह रही थी कि लिखते हुए ही मैं ताकत से भर गई हूँ। इतनी जोर से खुश हो गई, एकदम छोटे बच्चे की तरह। इतनी मेहनत करके भी तो लिखा था उसने। बोल रही थी कि अपने मन की बात लिख पाई है। प्यारी मैडम, आज 15 अगस्त है। हर जगह गाने चल रहे हैं। हमारे गांव के कार्यक्रम में पापा जाने से मना कर रहे हैं। बोलते हैं आजादी झूठी है। उसका कोई फायदा नहीं। हम तो स्कूल गए थे, झंडा भी फहराया था। कंपनी वाले आए थे, उन्होंने सबको लड्डू भी बांटे। मैं लड्डू लेकर घर गई तो पापा ने कहा साले पंचायत वाले इन्हीं लड्डुओं पे बिक जाएंगे। मुझे समझ नहीं आया। लड्डू तो अच्छे थे, पर फिर मैंने फेंक दिए। ठीक किया। प्यारी मैडम, आज मेरा पेपर था। आज हमारी गाय को बछड़ा हुआ। अजीब से मेहमान भी आ गए थे। उनके पीछे पीछे पुलिस भी। उसे वहीं छोड़कर आ गए। पापा गाय को बाहर लेकर गए थे और उसे वहीं छोड़कर आ गए। मेरा पेपर भी अच्छा नहीं गया। जब पुलिस आई तो हम गाय को वापस लेने नहीं जा पाए। तो बछड़ा जोर जोर से रोने लगा और 3 बछड़े और दौड़ दौड़ के अंदर आ गए। माँ बोली देख, तोर संगवारी मन तोर से मिले भर आए हैं। तो पुलिस वाले सोचे माँ उनसे बोल रही है। वे पीछे मुड़कर देखने लगे। सोचा होगा जिनको ढूंढ रहे हैं वहीं आ गए होंगे। जब बछड़े को देखा तो हम सब हंसने लगे। थोड़ी देर के लिए टेंशन कम हो गया। कितना अलकरहा दिन था। आपको पता है अलकरहा का क्या मतलब होता है? अजीब। आज का दिन बहुत अजीब था। प्यारी मैडम, हमारे घर बहुत पुलिस वाले आने लगी है। लगता है माँ को पकड़ ही लेगी। उस दिन जब वो चक्का जाम से वापस आई तो मैंने उसके लिए उसके पसंद का खाना बना के रखा था। फूल गोभी के पत्ते और नया झुनगा, उसकी मनपसंद। माँ की पायल भी कहीं भागदौड़ में गिर गई। अब मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ कि उसके लिए बाजार से लाऊंगी। नानी जो 100 रुपए दी थी वो मेरे पास है। अब 150 और जोड़ना है। मोती वाला लेना चाहती हूँ, आसानी से गिरेगी नहीं। माँ को पसंद भी है। प्यारी मैडम, आज गांव में देवों की शादी है। गांव के देवता को खुश रखना बहुत जरूरी है। इस बार तो बाहर से तांत्रिक को बुलाया। उसको बहुत सारा सामान देकर खुश करेंगे। फिर पूछेंगे सब कुछ ठीक है क्या? क्या कोई गलती हुई है गांव वालों से? कैसे इस सब को ठीक करें? सब गांव के लोग इकट्ठा होंगे। बस मेरे पापा गुस्सा होते रहते हैं। बेगा क्या कर लेगा? मैं बताता हूँ कि क्या लगा है इस गांव को।
दलालों की बुरी नजर लगी है और कुछ नहीं। उसके लिए तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। बैगा कुछ नहीं कर सकता। मैडम, तुम्हें बैगा दुनिया में विश्वास है क्या? तुम कौन भगवान को मानती हो? भगवान होता है क्या? प्यारी मैडम, इस बार शादी में आई थी तो तुम क्यों नहीं नाची हमारे साथ? तुम तो बहाना करके भाग गई। हमेशा काम की बात ही करती हो। मैडम, तुम शर्माती हो ना? नाचना नहीं आता मतलब क्या? एक बार ढोल बजता है तो अपने आप थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं। नाचना अपने आप ही आ जाता है। हमने सीखा हमने सीखा थोड़ी ना है। अगली बार शादी शादी होगी तो देख। प्यारी मैडम, आज तो होली है। मैंने बहुत होली खेली, अभी तक रंग नहीं निकला। कल रंगी हुई ही स्कूल आऊंगी। तुम तो दिन भर चुपी रही। तुमको रंग नहीं अच्छा लगता क्या? प्यारी मैडम, आज मैं, माँ, काकी और बाकी सब लकड़ी लेने जंगल जा रहे हैं। अब पास का जंगल तो बचा नहीं, दूर जाना पड़ता है बहुत। सुबह जाएंगे तो शाम को ही लौट पाएंगे। इसलिए आई डू नॉट कम स्कूल। कैसी लगी मेरी इंग्लिश? प्यारी मैडम, काका का कहना है कि जितने पेड़ लगाएंगे उतना मुआवजा मिलेगा। इसलिए हम लोग आज दिन भर पेड़ लगाएंगे अपनी बाड़ी में। मैं स्कूल नहीं आऊंगी। प्यारी मैडम, हमारे पड़ोसी जा रहे हैं। उन लोगों ने दूसरी जगह जमीन ले ली है। माँ पापा तो यहीं रहकर लड़ने का कह रहे हैं, तो हम यहीं रहेंगे। प्यारी मैडम, आज काका और पापा जमीन को लेकर खूब लड़े। काका ने दलाल के जाल में फंसकर जमीन जो बेच दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि काका गैती लेकर पापा की तरफ दौड़ पड़े। वो तो माँ और काकी बीच में आ गए। काकी को सर पर लग गई। मेरी दादी चुपचाप देखती रही। धोखे से बेचना थोड़ी ना होता है कोई। वो तो चोरी हुई ना। प्यारी मैडम, हम अपना केस हार गए हैं। खदान अब हमारी बाड़ी और जमीन को खा जाएगी। हमारा घर और बाड़ी दोनों खत्म हो जाएगा। आज मैं अपनी बाड़ी में ही रहना चाहती हूँ। स्कूल नहीं आऊंगी। प्यारी मैडम, मेरी माँ को पुलिस उठाकर ले गई। रात को उसे जेल भेज दिया। हम लोग उसे छुड़ाने जा रहे हैं। मुचलका देना होगा। और 3 को भी उठाए थे। वो सब लोग धरने पर बैठे थे। और भी बहुत से लोग थे। कह रहे थे कि लोग ज्यादा नेतागिरी करते हैं, इसलिए इनके नाम से रिपोर्ट डलवा दी। अब पेशी रेंगते रेंगते थक जाएंगे। प्यारी मैडम, ब्लास्टिंग से हमारी बाड़ी का बोर जमीन में धस गया है। कल पूरे दिन हम लोग सब उसे निकालने में लगे थे। बाहर निकाला तो चलना बंद हो गया। पापा इतने नाराज थे, पुलिस में एफआईआर डालने गए। पुलिस वाले उस पर हंसने लगे। पर हम लोग भी वहां से अब तक तब तक नहीं आए जब तक उन्होंने नहीं लिखी। वापस आकर जब वकील को दिखाया तो उसने बोला कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता। पापा पढ़े लिखे लोगों को फिर से गाली देने लगे। सब धोखा वही लोग देते हैं। प्यारी मैडम, आज का मौसम आ गया है। आम का मौसम आ गया है। पर इस बार हमारे गांव में आम के पेड़ तो आधे कट ही गए। पहले तो लोग जो मर्जी ले जाते थे। अब लोग थोड़े कंजूस भी हो गए हैं। थोड़े थोड़े देते हैं। इस बार हमने बहुत कम चटनी डाली। आम कम थे ना, इसलिए तुमको थोड़ा सा ही दे रही हूँ। खा के बताना कैसा लगा। प्यारी मैडम, इतनी दूर से चिट्ठी लिख रही हूँ। अब हम हमारे नानी के घर आ गए हैं। यहीं पे रहेंगे। बस 2-3 घंटे लगते हैं हमारे गांव को आने के लिए। चोरा मोड़ पर उतर जाना। 3 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। आओगी ना मैडम? प्यारी मैडम, इतने दिन में स्कूल नहीं आई। क्या मेरी याद नहीं आती तुमको? मुझे तो आती है। अब तो तुम दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार करती होगी ना। रिंचिन की लिखी ये एक कहानी थी, छोटी सी। एक और कहानी पढ़ रही हूँ मैं दूसरी। स्कूल के दोस्त, जुक्का सुभद्रा की लिखी हुई कहानी है ये। कल झंडा फहराया जाएगा। सब चीजें तैयार है ना? श्रीलता ने अपना बस्ता एक कंधे से दूसरे कंधे पर डालते हुए अपनी दोस्त सुवर्णा से कहा। सब चीजों से तुम्हारा क्या मतलब है? जमीन में ठोकर मारकर धूल उड़ाते हुए सुवर्णा से पूछा। मेरा मतलब स्कूल ड्रेस, रिबन वगैरह सब तैयार है ना? श्रीलता ने भी ठोकर मारकर धूल उड़ाते हुए साफ किया। हाँ, मेरे पास नई स्कूल ड्रेस है, रिबन भी है। तुम्हारे पास है? सुवर्णा ने पूछा।
है कहाँ, मेरे पास तो बस एक वही है पुरानी वाली। उसे झाड़ूंगी, 2-3 बार साबुन से धोऊंगी, नील में डालूंगी, कलफ लगाऊंगी, इस्त्री करूंगी, तो एकदम नई ड्रेस तरह चमकने लग जाएगी। श्रीलता ने कहा। फिर पूछा, लेकिन तुमने नई ड्रेस कब सिलवाई? जब स्कूल खुले, अम्मा ने 3 ड्रेस सिलवाई थी। मैंने सिर्फ एक पहनी और 2 उठाकर रख दी, सुवर्णा ने कहा। मेरी माँ ने कहा, जब कपास चुन ली जाएगी तब वह मेरे लिए एक ड्रेस और सिलवा देगी। तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा, श्रीलता ने कहा। श्रीलता और सुवर्णा पहली कक्षा से एक ही स्कूल में पढ़ रही थी। दोनों एक ही गांव की थी। प्राथमिक विद्यालय के बाद श्रीलता के माता पिता उसे गांव के पास के गांव में ही स्थित माध्यमिक विद्यालय में नहीं भेजना चाहते थे। श्रीलता ही क्या, गांव के किसी परिवार ने अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा। गांव के स्कूल में तो इसलिए भेज देते थे कि स्कूल जाने के साथ साथ वे घर की देखभाल भी आसानी से कर सकती थी। श्रीलता के माता पिता ने सोचा, अपना सब काम धाम, चौका चूल्हा, बर्तन भांडे, बच्चे एक पुरुष की तरह छोड़ ही देना है, तो पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा? कुछ भी हो, जिससे उसकी शादी होगी उसके साथ ही उसे रहना होगा। वह पढ़ाई करना चाहती थी, मगर इसके लिए वह अपने माँ पिता के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अब टीचर जी को पता चला कि श्रीलता स्कूल जाना छोड़ रही है, तो वह श्रीलता के घर गए। आपकी बेटी बहुत होशियार है, उसे घर गृहस्थी से बांधकर उसकी जिंदगी खराब मत करो, उन्होंने श्रीलता के पिता से कहा और बड़ी देर तक उन्हें समझाते रहे। इतना ही नहीं, सुवर्णा के पिता संबन्ना, जो एक बुनकर थे, वह तो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने लगे थे। वह सोच रहे थे कि दोनों लड़कियां साथ साथ स्कूल जाएगी। संबन्ना ने श्रीलता के पिता पोशालू से बात की। पोषन्ना, आखिर चन्नापुरम का स्कूल है कितनी दूर गांव से? ज्यादा दूर तो नहीं है, तुम थूकोगे तो तुम्हारा थूक सूखने से पहले तुम वहां जाकर वापस आ सकते हो। मेरी बेटी सुवर्णा भी वहां जाएगी, दोनों लड़कियां ही हैं। घर का कामकाज सुबह निपटा लेगी और दिन ढलने से पहले हमारे सामने होगी। मैं भी उसे स्कूल भेजना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं भेजना सुरक्षित है या नहीं, पोषन्ना ने कहा। जमाना बदल गया है, सारी दुनिया जिधर जा रही है उसकी उल्टी तरफ क्यों जाए? ऐसी जिद से क्या फायदा? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या तुम कांदा कीचड़ में हाथ घुसेड़े रहोगे? अरे, जीने की खातिर और अपने बैलों को कोंचते रहोगे? इस सब को छोड़ो और अपनी बेटी को स्कूल भेजो, संबन्ना ने पोषन्ना से कहा। पोषन्ना ने खूब सोचा, बेटी मेहनत मजदूरी करेगी, पीली पड़ जाए, इससे तो अच्छा है कंधे पर बस्ता टांगे हंसते हंसते स्कूल जाए। सही बात है, बेटी हमारी पढ़ लिख जाएगी तो हम भी शान से मूंछों पर ताव देंगे। चाहे जैसे भी हो, मैं श्रीलता को चन्नापुरम पढ़ने भेजूंगा, उसने संबन्ना से वादा किया। बस तब से ही श्रीलता और सुवर्णा साथ साथ स्कूल जा रही है। दोनों अच्छी दोस्त बन गई है। सुवर्णा के पिता मोटरसाइकिल पर नए कपड़ों की गठरी लादे कपड़े बेचने गांव गांव जाते थे। उनकी माँ खेत में हल चलाती थी। श्रीलता के परिवार के पास सिर्फ आधा एकड़ सूखी जमीन थी। वहां बोने से बहुत थोड़ी फसल होती थी। घर चलाने के लिए उसके माँ बाप दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। पढ़ने में श्रीलता सुवर्णा से ज्यादा तेज थी। वह नियम से स्कूल जाती, ध्यान से पाठ उतार लेती थी और गृह कार्य भी आसानी से कर लेती थी। अध्यापक हमेशा उसकी तारीफ ही करते थे। अगर कभी श्रीलता को घर पर काम होता और वह स्कूल नहीं जा पाती, तो उस दिन सुवर्णा भी स्कूल नहीं जाती। अपनी दोस्त के बगैर स्कूल में उसका मन ही नहीं लगता। श्रीलता के साथ भी ऐसा ही था। जब कभी दोनों में झगड़ा होता, दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ देती, लेकिन शीघ्र ही उनमें सुलह हो जाती और दोनों की चटर पटर फिर शुरू। दोनों साथ में खूब मस्ती करती, मजे से खेलते कूदते घर लौटती। घर से लाया खाना दोनों मिल बांट कर खाती। दोनों एक दूसरे को अपने मन के चेन चूड़ी बिंदी दे देती। लेकिन यह सब स्कूल में या फिर स्कूल से घर के रास्ते में ही होता था। गांव लौटने पर तो दोनों लहसुन की कलियों की तरह चुपचाप अपने अपने घर चली जाती। तो तुम नई ड्रेस नहीं पहनोगी? सुवर्णा ने फिर पूछा। मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से पहनूंगी? श्रीलता ने कहा। मेरे पास 2 है, एक तुम ले लेना, सुवर्णा ने श्रीलता को प्यार से देखते हुए कहा। नहीं बाबा, तुम्हारे लोगों को पता चला तो वो चुप बैठेंगे, श्रीलता ने कहा। मैं इस तरह लाऊंगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, सुवर्णा बोली। रहने दे बहन, तू मेरा हाथ भी पकड़ लेती है तो मेरी माँ मुझे ऊपर से नीचे तक 2-10 मिनट तक घूरती रहती है, श्रीलता ने कहा। अरे यार,
एक दिन की तो बात है, तुम वहां पहन लेना और यहाँ उतार कर मुझे दे देना, ठीक है ना? हमें चूड़िया और मन के भी तो बदलने हैं, वैसे ही ड्रेस बदल लेंगे, उसमें क्या है? सुवर्णा ने श्रीलता को राजी करने की कोशिश की। श्रीलता भी नई ड्रेस पहनने की खुशी महसूस तो करना चाहती थी, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो खुशी तो कहीं रह जाएगी और बेकार का झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। और अगर ये हुआ तो इसका मतलब होगा स्कूल आना बंद, खामखा मुसीबत कौन मोल ले। वह डर रही थी, फिर भी सुवर्णा की खातिर वो मान गई। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ चली गई। अगले दिन सब सुबह सुवर्णा अपने बैग में नई ड्रेस रख लाई और रास्ते में उसने उसे निकाल कर श्रीलता के बैग में रख दिया। कल इसे पहन लेना, उसने श्रीलता से धीरे से कहा। श्री श्रीलता ड्रेस घर ले आई, लेकिन डर रही थी। उसके माँ बाप ने देख लिया तो पूछेंगे दूसरों के कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी, तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन 15 अगस्त के दिन दोनों सुबह जल्दी ही काम पर निकल गए। श्रीलता खुश हो गई कि चलो अब उसे ड्रेस पहनने से कोई नहीं रोकेगा। श्रीलता और सुवर्णा दोनों उस दिन नई ड्रेस पहनकर स्कूल गई। झंडा वंदन के समय भी श्रीलता के मन में दुगदुगी मची हुई थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। घर लौटते समय एक दो लोगों ने टोका भी, तेरे बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी तुझे नई ड्रेस तो दिल सिलवा ही दी। लौटते समय चॉकलेट और बिस्कुट खाते हुए सुवर्णा ने श्रीलता से कहा, ड्रेस को धोना मत, जाते से ही उतार देना, एक कागज में लपेट कर बस्ते में रख देना और कल मुझे लौटा देना। धोऊ नहीं? श्रीलंका ने अचरज से पूछा। धोओगी तो घर वाले पूछेंगे नई ड्रेस कहाँ से लाई, सबके सामने अपनी पोल खुल जाएगी। अपने घर की तरफ दौड़ लगाते हुए सुवर्णा ने कहा। अगले दिन सुवर्णा किताबों के बीच रखे श्रीलता द्वारा लौटाए गए ड्रेस के पैकेट के साथ घर में घुसी। उसे देखते ही माँ ने पूछा, आ गई मेरी बच्ची? भैंस का बछड़ा खूंटा तोड़कर भाग गया है, जा जरा उसे पकड़ ला। माँ ने सुवर्णा के कंधे से स्कूल का बस्ता लिया और बोली, ये बछड़ा भी ठहरता ही नहीं है, मजाल है कोई रस्सी उसे बांध दे। कहते कहते सुवर्णा का बस्ता खूंटे पर टांग दिया। इसी बीच ताड़ी उतारने वाली भूमक्का आ गई। बोली, कोवूर अक्का, तुम्हारी बेटी आ गई क्या? हाँ आ गई ना, लेकिन बछड़ा भाग गया है ना तो उसे लेने गई है। क्या हुआ, उससे कुछ काम है? पेन चाहिए था। पेन क्यों चाहिए? मेरे बेटे को बच्ची रेड्डी का पता लिखना है, भूमक्का ने कहा। सुवर्णा की माँ भीतर गई और सुवर्णा के बस्ते में हाथ डालकर पेन निकालने लगी। उसे पेन तो नहीं मिला। उसने सारी किताबें निकालकर अलग रखी, कपड़ों का बंडल भी निकालकर अलग रखा, बैग से पेन निकाला और भूमक्का को दे दिया। फिर जब वो किताबें वापस बस्ते में रखने लगी, उसकी नजर कपड़ों के बंडल पर पड़ी। उसे जरा मैला हो चुका सफेद ब्लाउज और नीला स्कर्ट दिखाई दिया। ये लड़की मैले कपड़े बस्ते में क्यों रखती है? उसने सोचा। आने दो, पूछती हूँ। सुवर्णा बछड़े को घसीट लाई। उसे बांधने के लिए सुवर्णा को रस्सी पकड़ाते हुए माँ बोली, बेटा तुम्हारे बस्ते में ये कपड़े कैसे रखे हैं? इस अचानक से सवाल से सुवर्णा हड़बड़ा गई। उसे लगा उसे लगा नहीं था कि माँ उसका बस्ता टटोलेगी और ड्रेस के बारे में पूछेगी। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। वह इतनी घबरा गई कि उससे झूठ भी नहीं बोला गया। डरते डरते उसने सारी सच्ची बात बता दी। तुझे हो क्या गया है बेवकूफ? पहली बात तो तूने इस मडिंगा लड़की को अपनी ड्रेस दी क्यों, और फिर वापस भी ले आई? उससे लेकर तूने उसे अपनी किताबों के साथ क्यों रखा? माँ चिल्लाती हुई गुस्से से तमतमाती भीतर गई, ड्रेस उठाकर लाई और उसे घर के बाहर फेंक दिया। मैंने उसे दी क्योंकि वो मेरी दोस्त है, इसमें क्या हो गया? सुवर्णा ने धीरे से कहा। दोस्ती स्कूल में होती है, हमारे गांव में नहीं। नई की नई ड्रेस बर्बाद कर दी, अब जला दो उस ड्रेस को। तू उसे वापस लाई ही क्यों? उस मर्दूद के पहनने के बाद क्या तू वह ड्रेस पहन सकती है? तुझे समझ में नहीं आता? तो ये बात उस मर्दूद को तो समझ में आती होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने पहने हुए कपड़े तुझे पकड़ाने की? माँ बकती रही और बेटी की पीठ पर धप लगाती रही। कीड़े पड़े उसकी पढ़ाई में, 4 अक्षर क्या पढ़ गई, बड़े छोटे का फर्क ही भूल गई। घमंड उसके सिर में चढ़ गया है। उसके माँ बाप ने उसे बताया नहीं कि उसमें और हम में क्या फर्क है? चुपचाप क्यों खड़ी है? डाल उस पर घासलेट और लगा दे आग। सुवर्णा को धक्का देकर माँ भीतर नाली के पास ले गई
और रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धोने लगी। सुवर्णा खड़ी खड़ी रोती रही और बाहर पड़े कपड़ों के बंडल को देखती रही। बेचारी श्रीलता। वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ को बस्ता थमाकर मुझे बछड़े के पीछे भागना पड़ा, वरना तो मैं बड़े आराम से ड्रेस का बंडल छुपा लेती। सारी पोल खुल गई, सब इस बछड़े के कारण। सुवर्णा ने सोचा। माँ की मार से ज्यादा उसे अपनी दोस्त को कोसना बुरा लग रहा था। घर की बाड़ पर सिर रखे वह बड़ी देर तक रोती रही। लड़की तो आदमी है या कौन है? मैंने तुझसे कहा इस पर घासलेट डाल और जला इसे, और तू है कि मूरत की तरह खड़ी है। माँ बड़बड़ाती हुई आई। माँ ने स्टोव से घासलेट निकालकर कपड़ों के बंडल पर डाला और उसमें आग लगाने लगी। सुवर्णा जो अब तक रो रही थी, फुर्ती से लपकी, ड्रेस का बंडल उठाया और श्रीलता के घर की तरफ दौड़ गई। सुवर्णा की माँ देखती ही रह गई। वह अपनी बेटी का पीछा नहीं कर सकती थी। थैंक यू राजश्री जी। राजश्री ने एकदम बगैर रुके 2 कहानियां सुनाई, 2 अलग अलग तरीके की कहानियां थी। तो आप जो भी टिप्पणी करना चाहें, जो भी फीडबैक, राय, सवाल, सुझाव कहना चाहें, वही अपना हाथ खड़ा करिए और अपनी बात जरूर कहिए। जी पूनम से शुरू करते हैं। जी पूनम जी। मेरी राय है कि जो बाकी नहीं बोले हैं, अगर वो भी कुछ कुछ अपनी बात कहें, क्योंकि शायद नमिता जी की कहानी का वक्त तो नहीं बचेगा, है ना, तो इस पर थोड़ा बात कर सकते हैं। राजश्री जी, आपकी कहानी, दोनों की दोनों कहानियां बहुत ही सुंदर और दोनों कनेक्टेड होकर भी बहुत अनकनेक्टेड थी एक्चुअली। एंड इसमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी चीज़ें जो बच्चों के लिए भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, नॉट ओनली टेलीविजन, मोबाइल्स, बट उनकी घर की परेशानियां, उनकी आपस की नोक-झोंक, इन सब चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों के अपने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बड़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। आई फील दे आर ऑलवेज वेरी बिग साइकोलॉजिस्ट विदाउट द डिग्री ऑफ साइकोलॉजी एक्चुअली, क्योंकि बच्चे हमेशा ये देखते हैं कि बड़ों ने जो बोला है वो उस चीज को कितना फॉलो करते हैं, एंड उन चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करते हैं, भले उस चीज को प्रत्यक्ष बोले या ना बोले। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि यहाँ पे कुछ शब्द आपने जो यूज किए हैं अपनी कहानी में, जैसे कि स्त्री, देन कलफ और कपास, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो आजकल लॉस्ट वर्ड्स की लिस्ट में आती हैं, जिनको जनरली आज की जनरेशन तो उसको बिल्कुल टोटली जानती भी नहीं है। इनफैक्ट हमने स्कूल में एक ये काम भी किया था कि एक पीटीएम में फीडबैक आई थी कि मैम उन शब्दों को बोला जाना चाहिए। तो हम लोगों ने एक पूरी लिस्ट बनाई थी वहां पर लॉस्ट वर्ड्स करके, तो जो भी रूम में आता था वो उन शब्दों को जरूर देखता था। सो आई जस्ट गॉट कनेक्टेड विद दैट ऑल्सो। इसके अलावा ड्रेस शेयरिंग इज वन थिंग जो बच्चे चुपचाप से करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी जनरेशन के हो, लेकिन वो लोग ड्रेस शेयरिंग करते हैं, दे लव टू डू इट। एंड और एक ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला है आपकी कहानियां सुन के कि चोरी कभी छुपती नहीं है, हमेशा पकड़ी जाती है। दिस इज सो ट्रू। इतना ही दोनों कहानियों का वही है, चोरी छुपती नहीं है जी। सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया था। जी सुनीता जी। सुनीता जी माइक बंद है, आप बोल रही हैं तो या ये चार्ज पे लगाना था। चलिए अब और कोई, सुनीता जी का माइक बंद है शायद, हाथों खड़ा किया था, कोई और अपनी बात कहना चाहे? राजश्री जी को बोलूंगी। राजश्री जी, आप अगर ग्रुप में हैं तो आप ये दूसरी कहानी की लेखिका और कहानी का नाम आप डालिएगा या किताब का नाम। पहली कहानी जो आपने सुनाई थी प्यारी मैडम, वो तो मेरे पास किताब है, मैंने पढ़ी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। और दूसरी कहानी भी, आपका कहानी का चयन यही कहूंगी कि बहुत शानदार है, और मैं इंतजार करूंगी जब आप अपनी लिखे नाटक भी पढ़ेंगी। जी मेरी थी इच्छा पढ़ने की, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगी जरूर। और जुक्का सुभद्रा नाम है दूसरी कहानी की जो लेखिका है, जुक्का सुभद्रा। और कहानी का नाम? स्कूल के दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बार सुधीर जी, क्यों ना हम
जो बहुत ही खूबसूरत पत्र लिखे गए हैं। जैसे इन्होंने प्यारी मैडम जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जी। सेशन हम ऐसा रखें जो केवल पत्रों पर हो, जो हाँ, कहानी आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप हमें सेपरेटली कविताओं पे भी शुरू करना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि कविताओं पे भी शुरू करिए, हम अच्छी कविता लिखते हैं तो सुना अच्छी है अच्छी तो कविताएं पढ़ सकते, सही है। हाँ, तो जिनकी कविताओं में रुचि है वो आए उसमें। तो अच्छा है ये, मुझे लगता है पत्रों पे भी शुरू करते हैं। और मेरा तो ये पुराने लेखकों से इनकी कहानी पढ़ना और इनके अनुभव पे बात करना, उसका भी एक है। बात हाँ, करता हूँ जैसे बिल्कुल, कुछ लोगों से, है बिल्कुल। ना। तो नहीं, ये इस सेशन में काफी अच्छे सुझाव हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने की अगले सेशन के बीच में कोशिश करते हैं। और साझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम इसको 20-25 दिन में कर सकते हैं। और 20-25 दिन में बेशक इसको 2 घंटे करने के बजाय 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, तो 1.5 घंटे में ठीक ठाक ऑडियंस में देखा रहती है। 1.5 फिर घंटा ठीक रहेगा, 2 घंटा कभी-कभी क्या होता है हमारे दूसरे कमिटमेंट भी होते हैं ना, तो यस, थोड़ा-सा यस। स्ट्रेच हो जाता है। क्यों पूनम, आपको क्या लगता है 1.5 घंटा ठीक रहेगा आई थिंक? यस मैम, 1.5 घंटा आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि एक तो चलिए। संडे का दिन है, कमिटमेंट्स होते हैं, सो छोटा रहे लेकिन अच्छा रहे, हाँ, क्वालिटी वर्क हो। जी, अनु भी कह रही है कि बहुत ही अच्छा है ये। और राखी भी कह रही, प्यारी मैडम कहानी में बच्चों का प्यारी मैडम कहकर संबोधित करना अपने आप में ही एक मतलब था। प्यारी मैडम बहुत ही अच्छा उन्होंने। सीमा ने, किसी ने बीच में हाथ खड़ा किया था शायद। जी भावना, जी भावना जी, माइक ऑफ है। पहले चाहूँगी कि मैं थोड़ा लेट जॉइन कर पाई, मैं कहीं और व्यस्त थी तो नहीं जॉइन कर पाई। राशि जी की कहानी, अंतिम कहानी सुन पाई थोड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कहानी सुन के। मैं गाँव में रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि जिस ऊँच-नीच की बात और जिस दोस्ती की बात राशि जी की कहानी में हुई, आखिरी वाली कहानी में, वो गाँव में आज भी देखने को मिलती है कि भेदभाव, जो जातीय समीकरण है, वो आज भी बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हावी होता है समाज पे। और बच्चे जो सच्ची दोस्ती निभाना चाहते हैं, वो कुछ भी करके अपनी दोस्ती निभाते हैं। तो वो झलक मुझको कहानी में देखने के लिए मिली। तो एक बार शुभकामनाएँ राशि जी को और आप सभी को, कि बहुत अच्छा सत्र रहा होगा यकीनन। पर माफ़ी एक बार फिर से कि मैं लेट जुड़ पाई।